गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट 1 का रिवीजन हम लोग कर चुके हैं, तो पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे। पार्ट 2 में स्पेशली हम भूकंप रोधी प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रोविजंस हैं जो अर्थक्वेक से रिलेटेड है और इसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो उसी के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किसी भी चीज़ को बनाना होता है। अगर किसी भी चीज़ में कोई ख़राबी आ गई हो तो उसको बनाना भी हमारा कंस्ट्रक्शन कहलाता है। कोई चीज़ अगर शुरू से बनानी है तो भी हमारा कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आता है, मतलब रिपेयरमेंट का काम जो होता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है मेनली दो तरीके से करते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग में जो प्रोविज़न होता है कंस्ट्रक्शन का, ये मेनली दो तरीके से होता है। पहला होता है फ्रेम कंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है बॉक्स। ठीक है, तो ये दो हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं। अब बात आती है कि जो हमारा फ्रेम कंस्ट्रक्शन होता है ये क्या कंस्ट्रक्शन होता है। तो जो हमारा फ्रेम कंस्ट्रक्शन होता है इसमें जो मेन एलिमेंट्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम ब्रेसिंग बनाते हैं। ठीक है ना, जो मेन एलिमेंट्स होते हैं जैसे हमारे बीम हो गया, कॉलम हो गया, वो उसमें क्या करते हैं, हम उसमें ब्रेसिंग्स का प्रयोग करते हैं या फिर हम उसमें फ्रेम्स का प्रयोग करते हैं। जैसे बिल्डिंग में जो भी मुख्य स्ट्रक्चर हैं हम उसको क्या करेंगे, उसको हम फ्रेम से या फिर ब्रेसिंग से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सारी जगह बराबर हो जाता है। ठीक है, इससे और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। बिल्डिंग में किसी भी तरीके का बेंडिंग मोमेंट का जनरेशन नहीं होता है। तो बेंडिंग मोमेंट नहीं जनरेट होता है, तो बेंडिंग मोमेंट ना जनरेट होने की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब ये रिजिड और सेमी रिजिड दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, ये रिजिड भी बन सकता है और सेमी रिजिड। सेमी रिजिड का मतलब जो हल्का फुल्का मूवमेंट हो, और सेमी रिजिड का मतलब हल्का फुल्का मूवमेंट हो, और रिजिड का मतलब कि बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो। अगर किसी स्ट्रक्चर में मूवमेंट हो रहा है तो वो पूरी तरीके से, मतलब अगर हम एल सेक्शन देख लेते हैं, एल सेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर आप एक पार्ट को मूव करेंगे तो दूसरा वाला पार्ट भी ऑटोमेटिक मूव होगा, मतलब उनके जो बीच का एंगल रहता है वो एंगल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और सेमी रिजिड में क्या होता है, एंगल कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम शियर वाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। शियर वाल जैसे कि हम आपको बताए थे शियर वाल्स का के बारे में। शियर वाल्स मेनली शियर फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना, यह जो होती हैं ये दीवार हम घर के साइड में भी दे सकते हैं, बाहरी एरिया में भी दे सकते हैं और इंटरमीडिएट के में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो चीज़ें हमारी होती हैं, ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन है ये भवनों के भूकंपीय जोन पर डिपेंड करता है कि हमारा किस जोन का है। इसके लिए एक फार्मूला भी है, अल्फ़ा एन इक्वल टू अल्फ़ा ज़ीरो प्लस आई बी। ठीक है, अल्फ़ा ज़ीरो क्या होता है, ये हमारा जोन फैक्टर होता है, अर्थक्वेक का जोन फैक्टर होता है। ठीक है, सेकंड के लिए 0.02, थर्ड के लिए 0.04, फोर्थ के लिए 0.05 और फिफ्थ के लिए 0.08 तक लिया जाता है। ठीक है, अब जो हमारे ये कंस्ट्रक्शन होते हैं ये कोड में अलग अलग जोन के लिए अलग अलग दिए गए हैं। 1 के लिए कुछ और होता है, 1 का तो बहुत कम है इसलिए 1 के लिए कुछ भी नहीं लिया जाता है। 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है, 4 के लिए अलग है, 5 के लिए अलग है। तो आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं अलग अलग मृदा के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू दी गई है। सेम भवन जो होता है ये भी 5 वर्गों में होता है, ए बी सी डी ई, इसके लिए अलग अलग ही इसका वैल्यू होता है। अल्फ़ा एन जो होता है इसके लिए अलग अलग सबकी वैल्यू है, वो भी डायग्राम में आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक की। तो कैरेक्टरिस्टिक जो भी होता है ये भी वर्गों पर ही डिपेंड करता है, मेनली 2, 3, 4, 5 ही होता है, तो उसका भी आप देख सकते हैं सारी वैल्यू दी गई है। अब बात आती है चिनाई खंड की। चिनाई खंड क्या होता है, तो भवनों में जो चिनाई होती है वो अच्छी पकी हुई ईंट और कंक्रीट के ठोस ब्लॉक से करनी चाहिए, जिसकी सामर्थ्य कम से कम 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम ना हो, उससे ज़्यादा ही हो। ठीक है ना, तो अगर हम उससे निर्माण करते हैं तो जो हमारी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है वो अच्छी बनी रहती है। ठीक है, अब इसके लिए भी कुछ रेशियो दिया गया है कि अगर ए बिल्डिंग है तो इसके लिए हम 1:6 का प्रयोग करते हैं, सीमेंट बालू 1:6 और चूना राखी का प्रयोग करते हैं तो 1:3 का प्रयोग करते हैं। वैसे BC के लिए दिया गया और DE के लिए अलग अलग है। ठीक है, BC के लिए सेम है, DE के लिए अलग है।
अब बात आती है दीवारों को कंस्ट्रक्शन के लिए। तो दीवारों को कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करते हैं, हम शियर वाल बनाते हैं। और अगर शियर वाल नहीं बनाते हैं तो जो हमारी इनफिल वॉल्स होती है उसकी जो मोटाई होती है वो कम से कम 19 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए, ठीक है। और यह जहाँ तक हो सके वो वहाँ तक सममित बनना चाहिए और ये बिल्कुल सीधी तरीके से बननी चाहिए। दूसरी बात ये, तीसरी बात आती है जो चिनाई होता है, चिनाई में ब्रांड्स का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ख़राब ब्रांड या फिर किसी ऐसी चीज़ों का यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छे ब्रांड का उपयोग करना चाहिए और जो लंबाई है, लंबाई के एक साथ ऊपर उठानी चाहिए लंबाई को, ठीक है। इसके बाद आता है दीवालों का अभिकल्पन भूकंपीय गुणांक जो अल्फ़ा एच होता है, अल्फ़ा एन होता है, ठीक है ना। इसके पलट जाने की भी जांच करनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना चाहिए, ठीक है। दरवाजे खिड़कियाँ जो हैं इन सारी चीज़ों के लिए जो लैटरल लोड का कैलकुलेशन करके चलना चाहिए, ठीक है। अब आती है जो इनफिल वॉल्स होता है उसमें झरोकों के बारे में, ओपनिंग्स के बारे में। तो आपको पहले ही बताया है कि अगर हम किसी दीवार में ओपनिंग्स दे देते हैं खिड़कियों के लिए, जंगलों के लिए, तो उससे उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है। तो हमको यही कोशिश करना चाहिए कि दरवाजे खिड़कियाँ ये हम कम से कम का प्रयोग करें, ठीक है। अब आगे बात आती है इसके कुछ कारण होते हैं, महत्व होता है कुछ। तो दरवाजे खिड़कियाँ अलमारियों को रिक्तियों के शीर्ष यथासंभव समान तल पे होने चाहिए ताकि उनके ऊपर सतत लिंटर पट्टी डाली जा सके। कहने का सेंस ये है कि लिंटर दरवाजे खिड़कियाँ हम उस जगह पे देते हैं कि जहाँ पे हम अलमारियों को और बाकी सारी चीज़ों को बहुत आसानी से बना सकें, ठीक है। दो रिक्तियों के मध्य में क्षैतिज दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम क्षैतिज दूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। और यह ज़्यादा ऊंची भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि यदि कोई खिड़की रोशनदार बाहर की तरफ है तो बिल्कुल भी ये फॉल्स कंस्ट्रक्शन है, उसको बाहर की तरफ नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। और जहाँ तक हो सके भूकंपीय जोन में भवनों में डांटों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की डांट नहीं देनी चाहिए, ठीक है। बल्कि हम उसके जगह इस्पातीय टाई का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। रेनफोर्समेंट टाई का प्रयोग कर सकते हैं। रिक्तियों की जो कुल लंबाई होती है वो दीवार की लंबाई के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका बाई 3 ही होना चाहिए। आप एक इस तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। अब आता है जो इनफिल वॉल होता है उसमें खोखले की स्थिति व उनके मध्य दूरी। अगर हम इनफिल वॉल में कुछ जगह देते हैं किसी चीज़ के लिए, जंगले के लिए, दरवाजे के लिए, तो उनका क्या क्या प्रोविज़न है तो वो आप डायग्राम में अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। डायग्राम में यहाँ सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कैसे कैसे है। ए बी के लिए अलग है, सी के लिए अलग है और डी के लिए अलग है, ठीक है। अब बात आती है चिनाई भवनों में भूकंपीय दृढ़ीकरण उपाय कि जो चिनाई भवन हैं उनमें हम किस किस तरीके से उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो पहला आता है उच्च गुणवत्ता का निर्माण करते हैं, उच्च गुणवत्ता का निर्माण करते हैं, उच्च गुणवत्ता के मसाले का निर्माण करते हैं और चिनाई का भी उपयोग करते हैं। जो दीवार होती है उसकी विभिन्न ऊंचाइयों पर भूकंप पट्टी का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि कुर्सी पट्टी, लिंटर पट्टी, छत का पट्टी, ठीक है। दीवालों में अर्ध प्रबलन देना चाहिए, मतलब जहाँ तक हो सके हम दीवालों में भी रिइंफोर्समेंट का प्रयोग करें, उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ अच्छा आएगा, ठीक है। उसके बाद आती है जो भी दीवारें होती हैं उनमें हम उसका वेट जो है हम मिनिमम से मिनिमम रखें, ठीक है। अब आता है कि दीवारों के जो कोने होते हैं या फिर जो उनका कॉर्नर्स होता है वहाँ पे जो जॉइंट्स है वो अच्छी करनी चाहिए, उनके संधि पर जॉइंट्स अच्छी होनी चाहिए। या फिर उनका जो कास्टिंग है वो मोनोलिथिक कास्टिंग करना चाहिए। मोनोलिथिक कास्टिंग से क्या होगा, उनका जो कॉर्नर्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई ओपनिंग है तो वो कम से कम देना चाहिए, ठीक है। डावल बार्स का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आप एक नीचे डायग्राम देख सकते हैं, इसका एक डायग्राम में सारी चीज़ें दी गई हैं, हम इसी के अकॉर्डिंग सब लेके चलेंगे। अब बात आती है कुछ टिप्पणी के बारे में, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। ई वर्ग के भवन में चौथी मंजिल नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। जीरो का अर्थात इसमें ये है कि उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप जहाँ जहाँ जीरो देख सकते हैं उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, मतलब आप वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। अब आती है बात कि हम रेनफोर्समेंट का यूज करके या बार्स का यूज करके स्ट्रेंथ को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उसके लिए बात आती है, ठीक है, कि हम किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं
तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि जो भूकंपीय बल के कारण दीवारों में तल से बाहर तथा तल के अंदर विफलता होती है। ठीक है, तो चिनाई भवनों में क्या होता है, दीवारों के कोनों में, संगम में, छतों पे, दीवारों के संधि पे, दरवाज़ों में, कोने में, पार्श्व में आदि में भूकंपीय बल अधिक लगते। इस वजह से हमको इन एरियो को क्या करना चाहिए, इन एरियो को काफ़ी मजबूत बनाना चाहिए। फिर उसके बाद आती है बात, दीवारों के विभिन्न तलों पे भूकंपीय पट्टी डालनी चाहिए। दीवारों के संधि स्थलों में ऊर्ध्वाधर प्रबलन भी देना चाहिए। अब इसमें पहला आता है कि भूकंपीय पट्टियों द्वारा हम किस तरह चिनाई दीवारों का भूकंपीय दृढ़ीकरण कर सकते हैं। तो चिनाई भवनों की प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसके दोनों दिशाओं में, मतलब लेफ्ट राइट या फिर नॉर्थ साउथ, दोनों साइड में कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, दृढ़ता से बढ़ानी चाहिए। क्षैतिज प्रबलन की चर्चा निम्न प्रकार दी गई है कि क्षैतिज प्रबलन किस प्रकार होता है। तो जो क्षैतिज प्रबलन हमारा होता है वो भवन की चिनाई दीवार पर, इसकी विभिन्न ऊंचाई पर जो हमारी आरसीसी की बिल्डिंग होती है वहाँ पे क्षैतिज पट्टियाँ दे देनी चाहिए। ठीक है, अब जो क्षैतिज पट्टी हमारी दी जाती है वो प्लिंथ लेवल पे भी दे सकते हैं, सिल लेवल पे भी दे सकते हैं, लिंटल लेवल पे भी दे सकते हैं, रूफ बैंड के रूप में दे सकते हैं, ठीक है, और गेबल पे भी दे सकते हैं। इस अलग अलग प्रकार से इसकी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए 1/4 का मसाले का हमको यूज करना चाहिए। ठीक है, और जो कंक्रीट पट्टी की मोटाई है वो 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। अब अगला बात आता है कि चिनाई दीवारों के कोनों व संधि स्थल का भूकंपीय दृढ़ीकरण। तो इसके लिए सबसे पहले आता है ऊर्ध्वाधर प्रबलन। जो दीवार होते हैं इसमें हमको क्या करना चाहिए, इनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए या अधिक करने के लिए ऊर्ध्वाधर प्रबलन का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें जो बार्स यूज करना चाहिए वो HYSD स्टील का प्रयोग करना चाहिए। HYSD स्टील का मतलब क्या है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। ये बार्स होते ही एक स्टैंडर्ड बार्स होता है और इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। आप जैसे कि ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, HYSD स्टील के बारे में और जो आपका सॉफ्ट स्टील है दोनों के बारे में सारा डिटेल दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि जो ऊर्ध्वाधर छड़ों के चारों तरफ M15 ग्रेड का कंक्रीट अथवा सीमेंट बालू का जो भी मिक्सचर भरा जाता है, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से भरना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं या फिर जो फर्श हैं, ठीक है, इनको अच्छे से बनाना चाहिए। ए वर्ग में प्रॉब्लम की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसमें यूज नहीं करना चाहिए। अब आती है कि चिनाई दीवारों का ऊर्ध्वाधर प्रबलन में द्वारा दृढ़ीकरण किस तरह किया जाता है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसमें क्या किया गया है, वर्ग B, C, D और E के लिए अलग अलग चीज़ों की इसमें दी गई है कि अगर एक मंजिला भवन है तो इसमें किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जहाँ पे है वहाँ पे कितनी वैल्यू हम ले सकते हैं मिलीमीटर में, वो भी आपको वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब अगली बात आती है कि दरवाज़ों खिड़कियों के लिए जेम्स का भूकंपीय दृढ़ीकरण। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको बताए हैं कि जो दरवाजे होते हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं, उसके ऊपर नीचे चिनाई तो करने ही पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी क्या है, उसके अलावा भी हम इसको जैम्स का प्रयोग करते हैं। जैम्स के प्रयोग करने की वजह से क्या होता है, वो पूरी तरीके से जैम हो जाते हैं और फिर बाहर आने की संभावना उनकी नहीं रहती है। आगे आता है प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं का भूकंप के दौरान निषादन या क्षति। ठीक है, तो यह मेनली जो हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर है इसमें जो मेनली दिक्कत होती है, यह तनन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसलिए हम इनमें आरसीसी का, इसलिए इनमें क्या करते हैं, बार्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, जैसे रूफ फ्लोर स्लैब हो गया, आरसी फ्रेम हो गया, मैसनरी इनफिल्स वॉल हो गया। जो भवन होती है उसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इरेगुलर है। ठीक है, लावी स्तंभ के बारे में हो गया और सॉफ्ट स्टोरी के बारे में हो गया। तो ये कुछ केसेस हैं जिनसे इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। तो सबसे पहले आता है छत पर स्लैब। ठीक है, सामान्यतः भवनों के छत पर स्लैब और धर्म मोनोलिथिक कास्टिंग किया जाता है। मतलब जो छत हैं और जो स्लैब है इनको क्या करना चाहिए, इनकी जो कास्टिंग है वो एक साथ करना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोलिथिक कास्टिंग। यह 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है और 2.5 से लेकर 3 गुना ये अधिक गहरी होती है। ठीक है, अब आगे बात आता है कि प्रबलित कंक्रीट फ्रेम क्या होते हैं। तो प्रबलित कंक्रीट फ्रेम का प्रयोग करना चाहिए
इससे क्या होता है, जो मोमेंट को, जो बिल्डिंग का इनर्शिया होता है वो इनर्शिया भार बढ़ जाता है, उसके वजह से क्या होता है, इनर्शिया का इफेक्ट इस पर कम हो जाता है। आगे आता है इन्फिल्स वाल के बारे में। तो आपको बताए हैं जो ढाटाजार भवन होता है, जो भी मतलब आरसीसी का भवन होता है, उसमें इन्फिल्स वाल का प्रयोग करना चाहिए, और जो दीवारें होती हैं उन्हें हल्की सी मोटी बनानी चाहिए, ठीक है ना। आगे आता है कि भवन प्लान में द्रव्यमान विषमता, जो भवन का प्लान होता है उसमें किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम रेगुलरिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हॉरिजॉन्टल रेगुलरिटी, वर्टिकल रेगुलरिटी, कि हॉरिजॉन्टली कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो रहा ना, वर्टिकली फिर हम देख लेते हैं कि ऐसा ना हो कि एक जगह बिल्डिंग ज़्यादा ऊंचा हो, दूसरी जगह बिल्डिंग कम ऊंचा हो, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लोटिंग कॉलम। फ्लोटिंग कॉलम जैसे हम आपको बताए हैं कि ऊपरी मंजिलों पर अधिक क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए बाहर की ओर हम कभी कभी उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला का एरिया कम है, ऊपर के फ्लोर का एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो इस केस में कुछ भाग जो होता है वो बाहर की तरफ लटकने लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लावी स्तंभ, ठीक है। आगे आता है सॉफ्ट स्टोरी। सॉफ्ट स्टोरी जैसे कि हम आपको बताए हैं कि सामान्यतः जो बहुमंजिली इमारत होती हैं उनमें क्या होता है, जो भूमि का मंजिल होता है वो ऊपरी की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा कमज़ोर दो कर देते हैं, तो उसको हम मृदु मंजिल कहते हैं। जैसे हम आपको दिखाया थे पार्किंग के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए नीचे क्या की जाती है, काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ दी जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए हम उसको मृदु मंजिल का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है कि भूकंप प्रतिरोधन के अंतर्गत प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं में विशेष परिरुद्धक प्रबलक, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उसके लिए डक्टिलिटी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उसमें हम बार्स को कुछ इस तरह प्रयोग करें कि जो बार्स हैं वो बिल्डिंग को क्या करें, डक्टाइल बनाएं। इसमें कुछ प्रोविज़न दिए गए, जैसे 3 मंजिले जो भवन है उसके लिए कंक्रीट का न्यूनतम M20 ग्रेड होना चाहिए। धरन के सिरों में के समीप इसकी निचली फलक पर ऊपरी फलक की तुलना में 50% अधिक प्रबलन होना चाहिए, ठीक है। नीचे प्रबलन कम हो, ऊपर प्रबलन ज़्यादा हो, बीम्स की बात अगर हम करें तो, ठीक है। अब अगले आता है कि अगर लंबाई, छड़ों की लंबाई बढ़ानी हो तो एक स्थल पर 50% से अधिक छड़ नहीं जोड़नी चाहिए, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो छड़ हैं वो लंबी ही लगानी चाहिए, उसको कट करके जोड़नी नहीं चाहिए। जो धरनों के सिरे पर स्तंभ के भीतरी फलक से 2D की दूरी पर छल्ले तथा D/4, मतलब जो हम वहाँ पे टाइल्स का प्रयोग करते हैं वो 2D की दूरी पे होनी चाहिए, उससे ज़्यादा दूरी पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तल की ऊंचाई में स्तंभ का आधा से अधिक लंबाई का प्रयोग नहीं देना चाहिए, ठीक है। आगे आता है जो टाई का अंतराल होता है वो न्यूनतम फलक के माप से आधे से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, टाई बार जो देते हैं। उसके बाद आता है शियर वाल। तो शियर वाल हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है ना। इसको हॉरिजॉन्टली हम प्रोवाइड करते हैं और ये क्या करता है, ये शियर फोर्स से बिल्डिंग को बचाता है, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो शियर फोर्स होता है उसको क्या करता है, ये रजिस्ट कर लेता है, ठीक। अपरूपण दीवार जो होती है हमारी, ये शियर फोर्स को तो रजिस्ट करती है, इसके साथ बेंडिंग मोमेंट को भी रजिस्ट करती है, और जो लैटरल फोर्सेज होता है ये उसको भी रजिस्ट करती है। और बिल्डिंग में होने वाले अलग अलग प्रकार के जो वाइब्रेशंस होते हैं ये वाइब्रेशन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर तक रखते हैं, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम ये है, और मैक्सिमम हम इसको 40 सेंटीमीटर तक ले जा सकते हैं, और भी हमारे डिज़ाइन के अनुसार हम इसको और भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि निम्न सामर्थ्य की चिनाई के भवन, ठीक है। जो निम्न सामर्थ्य की चिनाई के भवन होते हैं उनके लिए, जैसे ए और बी जो वर्ग होता है उसके लिए चपटी छड़ों के मकान मंजिल से अधिक ऊंचे नहीं होनी चाहिए, जबकि जो चिनाई में चूना बालू मसाला में किया जाता है उसकी कुल एक मंजिल की आधी बनाई जाती है, ठीक है। अब बात आती है एक मंजिल की ऊंचाई जो होती है वो 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। दरवाजे खिड़कियों में रिक्तियों की जो माप है वो आगे अनुच्छेद के अनुसार रखनी चाहिए। जो वहाँ पे पत्थर चिनाई के लिए यूज़ किया गया है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक, 45 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है दीवारों के कोनों पर बड़े माप के पत्थर का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कुछ प्रोविजंस और दिए गए हैं नीचे टेबल में जिसको आप देख सकते हैं। ये निम्न सामर्थ्य के भवनों के लिए
दिया गया है। ठीक है, तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं गोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। जैसे गोल्ड जो है आपका, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर आ गए हैं। इसको भी हम चैप्टर 7 के अंदर ही स्टडी करेंगे। तो अभी तक तो जितना भी मैंने आपको बताया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डायग्राम के थ्रू बताया गया है। इस डायग्राम में टाइज के बारे में बताया गया है कि हम टाइज और बार्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करें। इसमें बताया गया जो धरन की प्रबलन छड़ों के सिरों को पर जकड़ना, किस तरह हम जकड़ते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरी थियोरेटिकल ही आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कुछ चीज़ों के बारे में, टिप्पणी के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि चिनाई भवनों में रेट्रोफिटिंग क्या होता है। तो हम आपको बता दें रेट्रोफिटिंग का मतलब क्या है। रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। ठीक है, स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। अब आप स्ट्रक्चर को किस तरह मजबूत बना सकते हैं। स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं उसको इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, या तो अगर किसी बिल्डिंग में टूट फूट हो गई है, उसको मरम्मत की आवश्यकता है, या तो कोई बिल्डिंग जो है वो किसी प्राकृतिक आपदा में टूट फूट गई है या अर्थक्वेक की वजह से वो टूट फूट गई है, तो जो भी हम उस पर कंस्ट्रक्शन करके उसको नया बनाते हैं, वो हमारा जो प्रोसेस कहलाता है, वो प्रोसेस हमारा रेट्रोफिटिंग कहलाता है। ठीक है ना, उसको हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। तो मुख्यतः पहाड़ी जो एरिया होती हैं, ये मिट्टी और गारे की बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के भवनों में रेट्रोफिटिंग करते समय दीवारों को 2 भागों में बनाया जाता है। ठीक है ना, एक जो होता है वो पत्थर की चिनाई करते हैं और दूसरा ईंट की चिनाई से बनाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहाड़ी एरियो के लिए, क्योंकि जो हम लोग की एरिया है उसमें आपदाएं कम आती हैं, और आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, लेकिन हमारे वहाँ क्या होता है, अक्सर ये कम आता है। तो पहाड़ी एरियो में ज़्यादा होता है, इस वजह से जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे रेट्रोफिटिंग की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा आता है भूकंपीय तरंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं। भूकंप के दौरान जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो तरंगे भूकंपीय तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, यह तरंगे ऊर्जा को लेती हुई चारों ओर फैलती है। ठीक है, चारों ओर फैलती हैं। तो ये मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव फर्दर 2 टाइप का होता है, पी और एस, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और जो सरफेस होता है ये फिर 2 टाइप का होता है, रिले वेव एंड लव वेव। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो इसके स्टडी हम नहीं करेंगे। अब हम कुछ आगे जानते हैं। अगला बात आता है कि द्रवीकरण क्या होता है या फिर लिक्विफैक्शन क्या होता है। तो हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार बता चुके हैं लिक्विफैक्शन क्या होता है। लिक्विफैक्शन का मतलब क्या है, सैचुरेशन, मिट्टी में सैचुरेशन आ जाना, या फिर जो संतृप्त रेतीली मृदा में होती है। ठीक है, मतलब इसका जो तरीकरण की क्रिया होती है ये ढीली व संतृप्त रेतीली मृदा में होती है। ठीक है ना, ये इस प्रकार की मिट्टी में होती है जहाँ पे कोहेजन नहीं पाया जाता है, या कोहेजन कम से कम पाया जाता है। उनकी क्या होती है, उन मिट्टियों की शियर स्ट्रेंथ कम होती है, या जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वह बिल्कुल कम होती है। और कभी कभी क्या होता है, इस टाइप की मिट्टी में पहले तो बियरिंग कैपेसिटी होता है, लेकिन बाद में किसी रीजन के से पानी जाने की वजह से या फिर उसका सेटलमेंट होने की वजह से उसमें लिक्विफैक्शन हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार क्या होती है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है, वो लिक्विफैक्शन के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, इसके लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी स्टडी करेंगे। आगे आता है भूकंप की तीव्रता। तीव्रता के बारे में अगर हम बात करें तो तीव्रता जो होती है इसको हम, ये हमारा रेटिंग बताता है, या भूकंप की क्या बताती है, रेटिंग बताती है। भूकंप जितना बड़ा हुआ विनाशकारी होगा, प्रबलता उसकी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, भूकंप को निम्न कारणों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, इसका जो भूकंप का परिमाण है जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। दूसरा क्या है, उत्केंद्र से दूरी होता है। तीसरा ये भूकंप के फोकस की गहराई। और चौथा होता है क्षेत्र की भूगर्भीय व मृदा की स्थिति। चौथा होता है निर्माण कार्य का प्रकार। और पांचवा होता है प्रेक्षक की तीव्रता अनुभव करने का जाव व विशेषता। तो जो हमारा अर्थक्वेक है, जैसा कि हमने बताया है, ये कुछ निम्न चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, अब बात आती है
कि स्पेशल कन्फाइनिंग रिइंफोर्समेंट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस्पात व प्रबलित कंक्रीट में तन्यता का गुण अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, विशेष परिरोधक प्रतिबल कहा जाता है। कुछ हम स्पेशल स्टील्स का निर्माण करते हैं जो क्या करता है, बिल्डिंग में डक्टिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। अगर बिल्डिंग ज़्यादा डक्टाइल होगा तो क्या करेगा, सिस्मिक वेव्स को वो क्या करेगा, रजिस्ट करने का कोशिश करेगा, जहाँ तक हो उसको रजिस्ट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। उसमें जो क्रैक्स हैं वो कम डेवलप होंगे और बिल्डिंग का कोलैप्स का चांसेस कम होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी कुछ प्रोविज़न ऐसे 3 मंजिल से जो ऊपर के भवन है उसमें न्यूनतम M20 का प्रयोग करना चाहिए। जो स्टील हम प्रयोग करते हैं वो Fe415 का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जो प्रबलित कंक्रीट होती है उन उसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं ऊपर और नीचे के, उसमें क्या है, न्यूनतम 2-2 छड़ों की आवश्यकता कर डालनी ही चाहिए, ठीक है ना। धरनों में जो धरनों व स्तंभों की जो अतिरिक्त क्रॉस टाई की होती है उसमें भी हम क्या करना चाहिए, उसमें हम छल्लों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब टाइल्स का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। जो प्रबलन छड़ों की लंबाई होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कट नहीं करनी चाहिए। मेरे कहने का सेंस ये है, अगर एक छड़ ख़त्म हो गया है तो जो दूसरा छड़ है हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पे डायरेक्ट लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको किसी भी प्रकार से कट करें या फिर किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करें, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो हमारे छड़ होते हैं, ठीक है ना, छड़ों के जो चढ़ाव होते हैं, चढ़ाव क्षेत्र में अतिरिक्त छल्ले लगा देना चाहिए और जिनकी दूरी है 150 मिलीमीटर तक रखनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें जो डेवलपमेंट लेंथ होते हैं वही उसी के बारे में है, ठीक है, 150 से कम नहीं होनी चाहिए ताकि जो दूसरा छड़ हमारा लगे उसको बिल्डिंग करने में काफ़ी आसान है, ठीक है। धरनों के सिरे पर स्तंभ के भीतली फलक से 2D की दूरी तथा छल्लों के बीच D/4 की दूरी अथवा 100 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भीतरी फलक है उससे 2D की दूरी पे होनी चाहिए और जो छल्लों के बीच की दूरी है वो 8D होना चाहिए, ठीक है, या फिर D/4 होना चाहिए, ठीक। अब धरन की जो शेष लंबाई होनी चाहिए वो छल्लों का अंतराल D/2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आगे आता है कि बैंड क्या होता है या धारी क्या होता है। तो जैसे अभी हम आपको बताएं कि अर्थक्वेक बैंड होता है और भी अलग अलग तरीके से बैंड का यूज़ किया जाता है। तो बैंड क्या है, भूकंपीय क्षेत्रों में जो हमारे चिनाई की दीवारें होती हैं या फिर कुर्सी तल हो गया या फिर प्लिंथ लेवल हो गया या फिर स्लैब लेवल हो गया, इस पर हम क्या करते हैं, इसके किनारे किनारे मोटी मोटी पट्टियाँ लगा देते हैं जिनको हम बैंड्स कहते हैं। ये पट्टियाँ क्या कहती हैं, उस स्ट्रक्चर से बंध के उसको क्या करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। तो इसके लिए भी कुछ प्रोविज़न्स हैं, ठीक है, जिसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ये क्या करता है, इस प्रोविज़न को यूज करने से जो हमारी संरचना होती है वो कुछ बॉक्स टाइप की संरचना हो जाती है, ठीक है ना। उसके किनारे किनारे लगाने से वो क्या होता है, एक बॉक्स टाइप की संरचना में बदल जाता है, ठीक है ना। अब बात आगे आती है कि जो हमारी धारियाँ होती हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्लिंथ लेवल पे, जिसको हम कुर्सी तल बोलते हैं, प्लिंथ लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सिल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, लिंटल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, रूफ लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, गेबल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आता है जिसको पढ़ लेते हैं। भूकंप के दौरान दीवार में बने विवर्स यानी ओपनिंग्स किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि जो दीवार में ओपनिंग्स होती हैं वो उसके स्ट्रेंथ को कम कर देती हैं। चलिए आप एक सिचुएशन को सोचिए, अगर भूकंप कहीं पे आ रहा है, एक हम नॉर्मल दीवार की बात करें, अगर हम नॉर्मल दीवार में वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं और एक ओपनिंग दीवार में वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं तो सबसे पहले जो डिस्टर्बेंस होगा वो ओपनिंग दीवार में नहीं ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम है। तो मैं वही बता रहा हूँ, इसके कारण इसकी सामर्थ्य क्या होती है, घट जाती है। जो इसके कोने पे होते हैं, जिसके बीच में इसकी स्ट्रेंथ होती है, वहाँ पे क्या होती है, संधि पे ये कमज़ोर पड़ने लगते हैं, बीच में कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ घट जाती है और इस पर अलग अलग टाइप्स की क्रैक उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे डायगोनल क्रैक हो गया, हॉरिजॉन्टल क्रैक हो गया, वर्टिकल क्रैक हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस टाइप का अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारी बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए जो हम इस पर बीच में स्पेसिंग देते हैं या फिर किसी भी प्रकार की स्पेसिंग देते हैं, इसको हम एक लिमिटेड वैल्यू तक ही यूज करें, जिससे हमारी बिल्डिंग क्या है, जिससे हमारी बिल्डिंग सुरक्षित बनी रहे, ठीक है। तो अब इस प्रकार से हमारा यूनिट नंबर 7 भी ख़त्म होता है। 7 का एक पार्ट तो मैं आपको पढ़ा ही चुका था,
G7 का दूसरा पार्ट रहा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में, ठीक है, कुछ नोट्स और कुछ डिटेल्स के साथ। ओके, थैंक यू।